स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। संरचनात्मक बेरोजगारी मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से होती है। ए, अर्थव्यवस्था में अस्थायी मंदी। बी, रोजगार के अवसरों में मौसमी बदलाव। सी, व्यापक चक्र में बदलाव। डी, श्रमिकों के कौशल और नई नौकरियों की आवश्यकताओं के बीच बेमेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संरचनात्मक बेरोजगारी यह बेरोजगारी की एक श्रेणी है जो श्रमिकों के कौशल और नई नौकरियों की आवश्यकताओं के बीच बेमेल के कारण होती है। यह एक दीर्घकालिक स्थिति है जो अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। नई प्रौद्योगिकियों के आने से कुछ मौजूदा नौकरियां समाप्त हो सकती हैं, जिससे अनेक लोग बेरोजगार हो सकते हैं। अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। चलियार नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह पश्चिमी घाट में इलाम्बालारी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 2, चेरुपुझा और करीमपुझा चालियार नदी की सहायक नदियां हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चलियार नदी यह पश्चिमी घाट में इलाम्बालारी पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में मिलने से पहले मलप्पुरम तथा कोझिकोड जिलों से होकर बहती है। अतः कथन एक सही नहीं है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां चेरुपुझा, इरिंगुपुझा, कुरुम्बनपुझा, कन्हैयापुझा, पुन्नपुझा, करीमपुझा, वडापुरमपुझा और चालियारपुझा हैं। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, एसएमआर को छोटे परमाणु रिएक्टर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका अधिकतम उत्पादन 300 मेगावाट प्रति यूनिट होता है। 2, गैर प्रकाश जल प्रौद्योगिकी आधारित एसएमआर को उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर कहा जाता है। 3, वे ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग सीधे या विद्युत उत्पन्न करने हेतु किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक और दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को छोटे परमाणु रिएक्टर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका अधिकतम उत्पादन 300 मेगावाट प्रति यूनिट होता है। तुलनात्मक रूप से बड़े आकार के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का उत्पादन 1000 मेगावाट प्रति यूनिट से अधिक होता है। अतः कथन एक सही है। गैर प्रकाश जल प्रौद्योगिकी पर आधारित एसएमआर को उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर कहा जाता है। अतः कथन दो सही है। वे ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए परमाणु विखंडन अभिक्रियाओं का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग सीधे या विद्युत उत्पन्न करने हेतु किया जा सकता है। अतः कथन तीन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग यानी PABS शब्द को कभी कभी समाचारों में किसके संदर्भ में देखा जाता है? ए, जैव विविधता पर कन्वेंशन। बी, कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। सी, मीनामाटा कन्वेंशन। डी, WHO महामारी समझौता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, WHO महामारी समझौता। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग यानी PABS विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए WHO महामारी समझौते का मसौदा तैयार करने पर सहमति व्यक्त की है। महामारी समझौता वार्ता में सबसे विवादास्पद मुद्दा पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग प्रणाली रहा है। PABS प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि जब विकासशील देश आनुवांशिक संसाधनों और रोगजनक नमूनों को साझा करते हैं तो उन्हें इस साझा डेटा से विकसित टीके तथा निदान जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट जो कभी कभी समाचारों में आती हैं निम्नलिखित में से संबंधित है। ए, बिहार और असम में बाढ़ की रोकथाम। बी, पुरानी पेंशन योजना। सी, पश्चिमी घाटों की सुरक्षा। डी, रक्षा क्षेत्र का विनियमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पश्चिमी घाटों की सुरक्षा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पश्चिमी घाट का संरक्षण। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2010 में पश्चिमी घाट पर जनसंख्या दबाव, जलवायु परिवर्तन तथा विकास गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए गाडगिल समिति का गठन किया था। इसने सिफारिश की कि समस्त पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए
तथा श्रेणीबद्ध क्षेत्रों में केवल सीमित विकास की अनुमति दी जाए। पश्चिमी घाट के जैव विविधता की रक्षा के लिए एक समग्र रास्ता खोजने तथा स्थानीय निवासियों की समावेशी वृद्धि और सतत विकास की उचित आकांक्षाओं को संबोधित करने हेतु वर्ष 2012 में कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया था, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। 1 अल्जीरिया, 2 तुर्की, 3 लेबनान, 4 इजराइल, 5 जॉर्डन, 6 सोमालिया। उपर्युक्त देशों में से कितने देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं? ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4, डी केवल 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का एक विस्तार है जो यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के बीच स्थित है तथा लगभग पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। भूमध्य सागर के साथ सीमा समझौता करने वाले देश हैं यूरोपीय देश स्पेन, फ्रांस, इटली, माल्टा, मोनाको, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया तथा ग्रीस। पश्चिमी एशियाई देश तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन और साइप्रस। अफ्रीकी देश मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर यानी TRL एक प्रकार की माप प्रणाली है जिसका उपयोग किसी विशेष प्रौद्योगिकी के परिपक्वता स्तर का आकलन करने के लिए किया जाता है। 2 जब कोई प्रौद्योगिकी उड़ान योग्य हो जाती है और यह किसी प्रौद्योगिकी प्रणाली में कार्यान्वयन के लिए तैयार हो जाती है तो उसे TRL का उच्चतम स्तर दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर यानी TRL यह एक प्रकार की माप प्रणाली है जिसका उपयोग किसी विशेष प्रौद्योगिकी के परिपक्वता स्तर का आकलन करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। RL1 सबसे कम है और TRL 9 सबसे अधिक है। जब किसी तकनीक को सफल मिशन के दौरान उड़ान परीक्षण के लिए प्रमाणित कर दिया जाता है तो उसे TRL 9 का उच्चतर स्तर दिया जाता है। जब किसी तकनीक का परीक्षण कर लिया जाता है तो वह उड़ान योग्य हो जाती है। यह पहले से मौजूद तकनीक या प्रौद्योगिकी प्रणाली में कार्यान्वयन के लिए तैयार है तो उसे TRL 8 दिया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इसका लक्ष्य 2030 तक देश में प्रतिवर्ष 50 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। 2 NGHM के तहत ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप इलेक्ट्रोलाइजर बनाने और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करता है। 3 भारत में नवाचार को बढ़ावा देने और ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर शुरू किए गए हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी NGHM इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। अतः कथन 1 सही नहीं है। NGHM के तहत हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप इलेक्ट्रोलाइजर बनाने और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है। भारत में नवाचार को बढ़ावा देने और हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर शुरू किए गए हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र वानर प्रजाति है जिसका संरक्षण एक महत्वपूर्ण वैश्विक चिंता का विषय बन गया है? ए वेस्टर्न गोरिल्ला, बी चिंपैंजी, सी लार गिब्बन, डी हुलॉग गिब्बन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी हुलॉग गिब्बन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हुलॉग गिब्बन यह भारत की एकमात्र वानर प्रजाति है जिसका संरक्षण एक महत्वपूर्ण वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2 विशिष्ट हुलॉग गिब्बन प्रजातियां पाई जाती हैं, अर्थात ईस्टर्न हुलॉग गिब्बन और वेस्टर्न हुलॉग गिब्बन। गिब्बन, जिन्हें सभी वानरों में सबसे छोटा और सबसे तेज माना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। वे पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार एवं दक्षिणी चीन के वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है,
भारत अमेरिका सांस्कृतिक संपदा समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह समझौता सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को निषेध एवं रोकथाम के साधनों पर यूनेस्को कन्वेंशन 1970 के अनुच्छेद 9 के अनुरूप है। 2. यह समझौता काशी संस्कृति पथ और नई दिल्ली घोषणा 2023 के अनुरूप है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत अमेरिका सांस्कृतिक संपदा समझौता सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व हस्तांतरण के निषेध एवं रोकथाम के साधनों पर यूनेस्को कन्वेंशन 1970 के अनुच्छेद 9 के अनुरूप है, अतः कथन 1 सही है। भारत और अमेरिका ने सांस्कृतिक कलाकृतियों की अवैध तस्करी से निपटने तथा पुरावस्तुओं को उनके मूल स्थान पर वापस लौटाने को सुनिश्चित करने के लिए पहली बार सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए। काशी कल्चर पाथवे और वर्ष 2023 में नई दिल्ली घोषणा ने अवैध तस्करी से लड़ने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय अन्य विधिक सेवा संस्थाओं के साथ मिलकर लोक अदालतों का आयोजन करता है। 2. लोक अदालत के पास वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल कोर्ट में निहित हैं। 3. लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील जिला न्यायालयों में की जा सकेगी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 2, बी केवल 1, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ मिलकर लोक अदालतों का आयोजन करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। लोक अदालत के पास वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल कोर्ट में निहित हैं, अतः कथन 2 सही है। लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा और विवाद के सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। तरलीकृत प्राकृतिक गैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. LNG प्राकृतिक गैस को ठंडा करके तरल अवस्था में परिवर्तित करके बनाई जाती है। 2. LNG कोयले और तेल की तुलना में कम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है। 3. LNG में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और नाइट्रोजन शामिल हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।